नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में अंतिम रूप से चयनित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने जो अनुभव है और अपने जो साथी हैं, उनसे जो मैंने कुछ सीखा, जो अपनी तैयारी के दौरान जो कुछ मैंने देखा, उन सबको आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि कैसे मैंने 8-9 लाख लोगों में से अंतिम 5,000 में जगह बनाई और कैसे मेरे अन्य साथी जो बहुत ही कम समय में इस परीक्षा में सफल हुए हैं और भी बहुत लोगों के जीवन से सीख करके इन वीडियो को कंपाइल करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं। साथियों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 लाख लोग एडमिशन फॉर्म भरते हैं और उसमें से केवल किसी परीक्षा में 10,000, किसी में 5,000 तो किसी में 700-800 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें भी दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में और बहुत ही कम समय में वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उन बेसिक फंडामेंटल्स जो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पहले हम उन अंतर को देख लेते हैं जो इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के बीच में होते हैं। सबसे जो बड़ा अंतर इन दोनों के प्रकार के विद्यार्थियों के बीच में पाया जाता है कि जो लोग ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पास अपनी रणनीति नहीं होती है। वो किसी भी नए वीडियो, नया कोई स्टूडेंट उनको कुछ कह दे तो वो उनके पीछे भागने लगते हैं। उनके पास अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है उस एग्ज़ाम को लेके कि कैसे उस एग्ज़ाम को वो क्रैक करेगा, कहाँ से क्या मटेरियल लेगा, उसको कैसे रिवाइज़ करेगा, उसकी टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लेगा। ये पूरा उसके पास प्रॉपर है वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में वो जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहा है, उसके पास अपनी एक रणनीति होती है। पहले दिन से जिस दिन से वो तैयारी शुरू कर रहा है उसे पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और फिर अपना टेस्ट कहाँ देना है, कितना देना है, सब उसके पास प्रॉपर अपना एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बंदे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे लंबे समय से, उनमें एक प्रवृत्ति जो सबसे ज़्यादा देखी गई है कि वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। कोई भी नई किताब आ गई मार्केट में, वो चाहते हैं कि वो उसे ख़रीदे और पूरा पढ़ ले। वो हर एक किताब, प्रत्येक नई किताब कोई स्टूडेंट उसे लाइब्रेरी में आके कह दे कि भाई यार वो नई किताब आई है, तो वो उसके पीछे भागता दूसरे दिन ही वो ले आता है। बाकी वाला छोड़ के उसे पढ़ना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट जल्दी सेलेक्ट हो रहे हैं उनके एक प्रवृत्ति ये देखी जाती है कि वो अपने जो सोर्सेज होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसको बहुत ही लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। वो कम पढ़ते हैं और उसको बार बार रिवीजन करने पे फोकस करते हैं। इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ों से, वो है कि जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे उनमें अनियमितता होती है। जैसे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, महीना भर पढ़ते हैं, 1.5 महीना पढ़ते हैं, फिर वो 5-7 दिन के लिए घर पे चले जाते हैं। कोई शादी हो गई, फैमिली बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, वो सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। तो वो चीज़ें वो छोड़ नहीं पाते हैं। वो चीज़ें उनको अंदर तक जा चुकी है। और दूसरे वो लोग जो सेलेक्ट जल्दी होते हैं उनमें ये अनुशासन बहुत ज़्यादा होता है। वो जब तक एग्ज़ाम को दे नहीं देते तब तक वो सब चीज़ों से दूर रहते हैं, या दूर नहीं रहते फिर भी उनमें एक संतुलन बनाए रखते हैं कि नहीं इतनी मात्रा में ये हो तब तक सही है। चौथी चीज़ ये होती है कि तैयारी दोनों करते हैं, पहले वाला भी पढ़ता है, दूसरे वाला भी पढ़ता है। और मेरे ख्याल में तो पहले वाला ज़्यादा पढ़ता है, वो ज़्यादा घंटे पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसमें तनाव प्रबंधन नहीं होता है। वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है, उसके अंदर डर का माहौल होता है, वो डरता है, एग्ज़ाम में प्रश्न अटेंड नहीं कर पाता है। दूसरा जो विद्यार्थी होता है उसमें तनाव प्रबंधन का जो कौशल होता है वो उच्च स्तर का होता है और वो चीज़ों को बेहतर ढंग से अपना टाइम मैनेज करके सब कुछ उचित तरीके से करके वो पेपर को सॉल्व करता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप भले कितना ही पढ़ ले, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी हम एक कोट को देखेंगे। अब्राहम लिंकन का एक कोट है स्ट्रेटजी के बारे में। वो कहते हैं कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री
एंड आई विल स्पेंड फर्स्ट फॉर शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे जो अपनी कुल्हाड़ी है उसको मैं धारदार बनाऊंगा। तो इसका यही मतलब निकलता है कि आपकी रणनीति कितनी ताकतवर है, आपकी कितनी वो शार्प होनी चाहिए रणनीति। अभी हम उसी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। 4 बेसिक फंडामेंटल्स है, उसे फॉलो करके कोई भी विद्यार्थी, भले ही वो कितने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर उसका ये आखिरी अटेम्प्ट है, तो वो इन 4 बेसिक चीज़ों को कवर करके अपना एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकता है। आइए उन पर चर्चा करते हैं। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है बोर्ड की ओर से, आरपीएससी या आरएमएसएसबी बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है, तो वो जो पहली चीज़ होती है वो सिलेबस होती है। तो सबसे पहले जब सिलेबस निकलता है तो सिलेबस हमारी तैयारी में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, हम उस बारे में आज चर्चा करेंगे। सिलेबस आते ही सबसे पहले इससे आपको पहले ये बता कर देते हैं कि इससे आपको फ़ायदा क्या क्या होता है। जैसे आप सिलेबस को देखते हो तो उसमें से आपको ये आइडिया लग जाता है कि उसमें कौन कौन से विषय है, उस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस विषय से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं। फिर आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि आप कौन से विषय में अच्छे हो, कौन से विषय में आप ठीक नहीं हो, किस विषय पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, किस पे कम जोर देने की ज़रूरत है। फिर जब सिलेबस निकलता है तो आप तुरंत ही उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप उनकी कहाँ से करना है, जैसे आरपीएससी कोई एग्ज़ाम करा रही है तो उनकी वेबसाइट से, या अधीनस्थ बोर्ड करा रहा है तो उनकी वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप अपने टेबल पे रख दीजिए। जब भी आप फ्री हो उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। इससे क्या होता है कि ये एक तरीके से अपने लिए कानून का काम करता है कि ये दायरा है अपने, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, इसके अंदर नहीं पढ़ना है। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा वर्षन होता है तो उसको छोड़ देते हैं, अपने को ये नहीं करना है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप ये हो सकता है कि आप वो छोड़ के चला जाओ और दूसरा जो आपने बहुत अच्छा किया उसमें से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल आ जाए, तो फिर आपने जो छोड़ा है उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए, एवरेज तक तो लेके आइए, उसके बाद आप है वो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास में, वो है पीवाईक्यूज़, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। तैयारी के दौरान सिलेबस के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आती है वो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। इससे होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ने से? इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि जो पेपर आप देने जा रहे हो उस पेपर का स्तर क्या होगा। आपको जब वो आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको लेवल का अंदाज़ा लगेगा कि किस विषय से सरल क्वेश्चन आते हैं, किस विषय से बहुत ज़्यादा डीप सवाल आते हैं, किस विषय से कैसे सवाल आते हैं, कितना डीप सवाल आते हैं। और दूसरा जो है वो सवालों का पैटर्न भी समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। जैसे कुछ सवाल होते हैं जो मिलान वाले होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि कौन सा इसमें से नहीं है, कुछ सवाल होते हैं जिनमें से ये होता है कि ए या बी दोनों हैं या फिर दोनों ही गलत है, और कुछ डायरेक्ट आते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा है। तो ये आपको आइडिया लग जाता है कि सवाल आने वाले कैसे हैं, कैसे सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई कितने पीवाईक्यूज़ देखें, किस किस के देखें। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के आप हो सके तो 2 या 3 या 4 जितने भी आपको प्राप्त हो सके वो आप पीवाईक्यूज़ निकाल लीजिए। और दूसरा है कि जो बोर्ड आपके एग्ज़ाम्स करा रहा है उसके हाल ही के जो प्रश्न पत्र है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बोर्ड का जो क्या पैटर्न रहा है पिछले कुछ समय में वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब ज़रूरी सवाल है कि पढ़े कहाँ से, तो इसके भी दो रास्ते हैं। पहला है कि जिसको बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जैसे आरपीएससी की है, अधीनस्थ बोर्ड की है। और दूसरा होता है कि जो मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, जैसे मूमल की आती है, दिशा की आती है, आप ये बुक्स ले आइए। आप पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से उन सवालों को देखिए कि भाई सवाल उस टॉपिक में कितने डीप तक आ रहे हैं। फिर आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको
कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब आपको जब पता होगा तब आपकी जो तैयारी की दिशा है वो आपकी बाकी लोगों से कई गुना बेहतर होगी। और PYQs को देखने के बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने चरण आता है वो है कि जो परीक्षा में अभी तक हमने ये देख लिया कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सवाल कैसे आएंगे। अभी हमें यह देखना है कि जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है ना कि आप क्या पढ़ते हो। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जब बात स्टडी मटेरियल की होती है तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो वो विषय पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ याद हो, और वो अपना है वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो उसमें PhD कर रहे हैं और वो ज्ञानी बनने की होड़ में पढ़ रहे होते हैं। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए हम मार्केट जाते हैं और जो भी हम बुक्स कोई भी बताता है हम वो बुक्स ले आते हैं। तो ऐसे किताबों की भीड़ लगाने से बचें। बहुत सारी किताबें पढ़ने की बजाय अगर आप एक किताब को बार बार पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है कि जो अपने किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, सोर्सेज है वो सीमित होने चाहिए। किसी विषय के लिए हो सकता है कि एक पर्याप्त न हो तो आप दूसरी किताब ले आ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से बचें और अपने सोर्सेज को सीमित रखें। जब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो उससे पहले अपने जो सोर्सेज है उसके बारे में आप अपनी लिस्ट बनाइए कि भाई मैं ये विषय यहाँ से पढ़ूँगा, ये यहाँ से नहीं पढ़ूँगा। तो ये सारा आपके पास पूरा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप क्या कहाँ से पढ़ने वाले हो, ताकि आप जो डाइवर्जन है उससे बच सको। क्योंकि आने वाली तैयारी में जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आएंगे आपके डाइवर्ट होने की प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है। चौथी चीज़ है कि आप जो पढ़ रहे हो जितना सीमित संख्या में पढ़ना है, और उसमें क्या करना है कि उसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना है। क्योंकि अल्टीमेटली काम यही आने वाला है। आप अगर 10 चीज़ें अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं और उससे बेहतर है कि आप 10 चीज़ें एक बुक से पढ़ रहे हैं और उसको 10 बार पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपको अल्टीमेट याद ही करना है, एग्ज़ाम में वहाँ पर करना है। तो ये इसके लिए आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरी प्रिपरेशन में रिवीजन इज़ द की। अब हमारे सामने सवाल आता है कि भाई पढ़े कहाँ से। ये बातें तो हो गई कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब ये तो बताओ पढ़े कहाँ से। तो उसके लिए दो रास्ते हैं। पहले ये होते हैं कुछ लोग कोचिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। वो भी क्या करते हैं कि जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, वो बुरी बात नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं। जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ पुस्तकें आती है ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, पॉलिटी के लिए। और RBSE जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी भी बुक्स आती है, NCERT की भी बुक्स आती है इंडिया के टॉपिक्स के लिए। आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ये दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों के साथ में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी जो मार्केट में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी गाइड है, जैसे लक्ष्य की आती है, शिखवाल की आती है, आप वो गाइड ले आइए। और उस गाइड से क्या होगा कि आपको सारे पूरे जो पैटर्न है, पूरा विषय है, वो सब एक जगह मिलेंगे। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइड को भी साथ साथ पढ़ते रहिए और बाकी आप दोनों रास्तों में से जो भी फॉलो कर रहे हो उसको भी फॉलो करते रहिए। कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या सेल्फ अपने नोट्स बनाएं। तो उसमें कुछ फ़ायदे की बातें भी है, कुछ नुकसान की भी है। अपने नोट्स बनाने के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं कि सभी चीज़ें इधर से उधर से सब जगह से इकट्ठी करके अपना एक नया ग्रंथ बना लेते हैं। जितना नहीं होता है वो क्या करते हैं सब जगह से इकट्ठा करके इतना बड़ा एक अपना चौपड़ा बना लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। वो अपना करना ही क्यों, अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, अपना ग्रंथ नहीं लिखना है। इसमें समय का नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं जो मतलब 400 पेज को 40 पेज में कंपाइल करने की क्षमता रखते हैं, तो वो कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि वो याद करने के लिए कुछ मैप्स होते हैं वो बना सकते हैं। वो अगर करे तो भी बेहतर है। तो इस स्टडी मटेरियल के इस टॉपिक का अपने सार यही है कि जो अपने सोर्सेज हैं उनको सीमित रखें और उन्हीं को बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें। अब जब अपने ये सब कुछ कर लिया, तीनों स्टेप कर लिए, अपने पढ़ाई भी अच्छी कर ली है और अपने को खुद का आकलन करना है कि भाई मेरी तैयारी किस स्तर पर पहुंची है, तैयारी अच्छी है या नहीं है। तो उसका आकलन कैसे किया जाए, तो उसके लिए अपन
जो चौथा स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा सबसे ज़रूरी चरण है टेस्ट सीरीज़। ये सबसे ज़रूरी क्यों मानी गई है? आप इन 3 स्टेप्स को करें उसके बाद में जो ज़रूरी चीज़ बन जाती है वो है टेस्ट सीरीज़। इसमें क्या होता है कि जैसे हम 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, तो हमारे बोर्ड से पहले के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे प्री बोर्ड होते हैं। तो वो हमें ये आइडिया दिलाने के लिए होते हैं कि आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम्स है उसमें सवाल कैसे आने वाले हैं। तो उस वो लगभग एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले होते हैं। उसमें बच्चे को आइडिया लग जाता है कि हमारे ऐसे सवाल आने वाले हैं, तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो उस दिशा में करता है और उसको अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी हो जाता है। उसमें क्या होता है टेस्ट सीरीज़ में दूसरी जो ज़रूरी बात है कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, किस विषय में आपकी तैयारी अच्छी है, किस में अच्छी नहीं है, क्या और पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती है। तीसरा होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, टेस्ट देते हैं, जब पूरे प्रॉपर 3 घंटे की जो जो एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम में आप टेस्ट देते हैं, तब आपको मैनेजमेंट समझ में आता है, पेपर मैनेजमेंट। किस विषय के सवाल पहले करने हैं, किसके बाद में करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और ओएमआर शीट को कब भरना है, किस अंतराल में भरना है, पूरा पेपर का मैनेजमेंट करना आप सीख जाते हो। तो जब ये चीज़ें आप एग्ज़ाम से पहले कर लेते हो तब आपके जो एग्ज़ाम में इन गलतियों के होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। और एग्ज़ाम हॉल में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है। जब आप ये चीज़ें बार बार करते हो तो आपके एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो आपके बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप बार बार उसी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आपके साथ वाले लड़के भी हैं, तो वो पूरा माहौल मिलता है आपको। जैसे आपको एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर है वो इतना नहीं लगता है। जैसे आपको जैसे ये सब करने के बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब आपको लगता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि आप बस एक और टेस्ट दे रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि आप ऑफ़लाइन कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हो, उसमें भी 2 होते हैं कि या तो आप किसी कोचिंग से जुड़ते हो, वहाँ पर जाकर ऑफ़लाइन टेस्ट देते हो, और दूसरा ये होता है कि जो मार्केट में बुक्स आती है मॉडल पेपर्स की, आप उनको लेते हो। और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हो किसी कोचिंग के माध्यम से। मेरी राय में ऑफ़लाइन जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप ये कर सकते हो कि जैसे एग्ज़ाम से अगर 1 महीना या डेढ़ महीना बचा है तब आप ऑफ़लाइन दो, उससे पहले आप अगर नहीं दे पा रहे हो तब आप ऑनलाइन दे सकते हो। लेकिन आप ऑफ़लाइन को ज़रूर अवॉइड मत कीजिए, आप ऑफ़लाइन टेस्ट दीजिए, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाओगे। तो ये सब जो चारों स्टेप्स हैं, चारों ये बेसिक चीज़ें हैं, इन सब को करने के बाद में अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, सिलेबस को, पीवाईक्यूज़ को, अपने स्टडी मटेरियल्स को ध्यान से देखोगे, आप अपनी टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दोगे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बाकी सब लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे ये तो अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बाकी सब लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सेलेक्ट होने की आपकी संभावना ज़्यादा होगी। ये सब साइंटिफिक मेथड्स है, बाकी तो क्या कहूँ। बेस्ट ऑफ लक, जस्ट डू इट। मैं अब इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ। इट वॉज़ विक्रम कुमार साइनिंग ऑफ।